स्वागत है आपका एक एजुकेशन एकेडमी में। कल हम समास का पहला पार्ट देख चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम समास का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। समास की अभी तक हम इसके कुल 3 जो समास थे वो देख चुके हैं। तो चौथा समास है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या देती है आपके पास कि जिस समास का पूर्व पद गौण, गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है हमेशा इसमें प्रधान होता है। जबकि इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा, और जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह दिखाई देगा। आगे क्या कहता है कि पहचान, पहचान में क्या है आपके पास कि इस समास के समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह दिखता है। यानी जब आप समास विग्रह करते हो तो जो पूर्व पद होता है उसमें आपके पास कारक चिन्ह दिखता है, ठीक है, जबकि समस्त पद बनाओगे तो वहां पे कारक चिन्ह नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं आपके पास। पहला आपके पास व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा कहलाता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अगर मैं बात करूं तो ये कुल 6 प्रकार के होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें हम कारक चिन्हों को आधार लेकर चलते हैं। कुल व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे कारक चिन्ह होते हैं टोटल 8 प्रकार के। सिर्फ इसमें आपके पास कर्ता कारक और लास्ट में संबोधन कारक को हम नहीं लेते। तो 8 में से अगर 2 को नहीं लोगे तो कुल आपके पास कितने इसके भेद बच जाएंगे? कुल 6 भेद बच जाते हैं। पहला देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष, या इसको द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन कहती है आपके पास कि पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह होता है। जब आप कारक चिन्ह पढ़ोगे तो कर्म कारक की जो कारक चिन्ह होता है वो होता है आपके पास को, यानी पूर्व पद के साथ आपके पास को कारक चिन्ह दिखेगा। यहाँ पे जैसे 2 वाक्य लिए जो आपके पास उदाहरण के स्वरूप, एक है आपके पास गगनचुंबी और दूसरा आपके पास पॉकेट मार, तो दोनों समस्त पद है। तो समस्त पद में कारक चिन्ह नहीं दिखेगा, लेकिन जब विग्रह करोगे तो पूर्व पद के साथ आपके पास कारक चिन्ह दिखेगा। गगनचुंबी को जब आप तोड़ते हो, उसका विग्रह करते हो तो शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है कि गगन को चूमने वाला। गगन आपके पास पूर्व पद हो जाता है और चुंबी आपके पास उत्तर पद हो जाता है। तो गगन को, ये आपके पास कारक चिन्ह दिख गया यहाँ पे कर्म कारक का, ठीक है, गगन को चूमने वाला। ऐसे अगर मैं बात करूं पॉकेट मार की, तो जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो क्या बन जाता है? पॉकेट को मारने वाला। तो पॉकेट यहाँ पे क्या आपके पास पूर्व पद, और पूर्व पद के तुरंत बाद क्या दिख जाएगा आपके पास? कारक चिन्ह, क्योंकि कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास आता है करण, या इसको तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या देती है आपके पास कि पूर्व पद के साथ से या फिर के द्वारा कारक चिन्ह होता है। कर्ण तत्पुरुष की बात करूं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया आपके पास तुलसी कृत। तो जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो तुलसी के द्वारा कृत, तो एक आपके पास कारक चिन्ह दिख जाता है के द्वारा, ठीक है। अगला आपके पास करुणा पूर्ण, तो क्या होगा? पूर्व पद के साथ हमेशा आपके पास से या के द्वारा कारक चिन्ह दिख जाएगा, तो तोड़ो इसे, क्या बनेगा? करुणा से पूर्ण, तो ये पूर्व पद के साथ कारक चिन्ह दिख जाएगा। अगला बढ़ते हैं संप्रदान कारक या चतुर्थ तत्पुरुष कारक। अब संप्रदान की जो विभक्ति या कारक चिन्ह होता है वो होता है आपके पास के लिए, और हम भी क्या कह रहा है कि पूर्व पद के साथ के लिए कारक चिन्ह होता है। पूर्व पद के तुरंत बाद आपके पास ये कारक चिन्ह दिख जाएगा। जैसे शब्द आपके पास रसोई घर है ना, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आपके पास एग्जाम में। इसको जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या बन जाएगा कि रसोई के लिए घर या फिर भवन। तो रसोई आ गया आपके पास पूर्व पद, तो तुरंत दिख गया कारक चिन्ह। अगला आपके पास देशभक्ति, तो इसको जब विग्रह करोगे देश के लिए भक्ति, तो पूर्व पद के साथ कारक चिन्ह दिख जाता है। अगला है आपके पास अपादान, या फिर इसको पंचम तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं डेफिनेशन कि पूर्व पद के साथ से का जो भाव है वो अर्थ निकाला जाता है किसी से अलग होने के, अलग होने से ब्रैकेट में लिखा अलग होना कारक चिन्ह होता है। जैसे आपके पास एक शब्द है राजद्रोह, तो क्या है इसका विग्रह? राज से द्रोह करना, है ना। आगे पाप मुक्त, तो इसका क्या बन जाएगा कि पाप से मुक्त होना, यानी किसी से पृथक होने का जो
भाव होता है आपके पास, अलग होने का जो भाव होता है। अगला है आपके पास संबंध या षष्टम तत्पुरुष। इसमें क्या कहता है आपके पास कि पूर्व पद के साथ जो संबंध कारक होता है आपके पास, उसके जो कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, तो ये कारक चिन्ह दिखते हैं हमेशा पूर्व पद के साथ। एक आपके पास उदाहरण दिया देवालय। तो जब आप देवालय का विग्रह करते हो तो क्या बन जाता है, देव का आलय। तो आलय का मतलब क्या होता है आपके पास, घर। ठीक है, तो देव का घर, तो ये का आपके पास क्या है, संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, अगला है मनस्थिति, मना स्थिति। तो मना स्थिति को जब आप इसका विग्रह करते हो तो बन जाता है मन की स्थिति। तो संबंध कारक में का, के, की, तो दोनों दिख गया हमें, यहाँ पे का दिख गया संबंध कारक चिन्ह और दूसरा दिख गया की। अगर लास्ट की मैं बात करूं तो तत्पुरुष समास में व्याधिकरण का लास्ट पार्ट है आपके पास अधिकरण, या फिर इसको नाम दिया जाता है सप्तमी तत्पुरुष। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि पूर्व पद के साथ कारक चिन्ह जो होता है में या फिर पर, में भी आ सकता है पर भी आ सकता है, पर हमेशा दिखेगा तो पूर्व जो पूर्व पद होता है उसके साथ दिखता है। एक आपके पास आप बीती, जब इसका समास विग्रह करते हो तो क्या बन जाता है, अपने पर बीती। तो पर यहाँ पे आपके पास संप्रदान कारक चिन्ह दिख गया। अगला आपके पास सर दर्द। तो सर दर्द को जब विग्रह करोगे तो क्या बन जाएगा, सिर में दर्द। तो आपने अधिकरण कारक पढ़ा तो उसकी विभक्ति होती है में या फिर पर। तो ये आपके पास व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद थे। अगला है आपके पास समानाधिकरण। तो समानाधिकरण की जब मैं बात करता हूं तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा जाता है आपके पास। पहला आपके पास द्विगु समास और दूसरा कहलाता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। द्विगु समास की अगर मैं बात करूं तो द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है आपके पास कि द्विगु समास में पूर्व पद गौण कम महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जबकि जो इसका उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। और हमेशा याद रखना कि किंतु ये जो लिखा है पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। द्विगु समास का हमेशा पूर्व पद आपके पास संख्यावाची होता है। कई किताबों में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें जो पूर्व पद होगी 9 तक की संख्या को काउंट किया जाता है, यानी 9 जैसे नवरत्न हो गया तो 9 से ऊपर की जो संख्या जैसे दशानन, तो इसको आप द्विगु समास में नहीं लिखोगे क्योंकि 9 से ऊपर की संख्या। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है, तो अगर 9 से ऊपर या कोई भी संख्या आ जाए, क्योंकि इस परिभाषा क्या कह रही है कि पूर्व पद सदैव संख्यावाची, तो ऐसा कोई फर्क नहीं कि 9 से ऊपर की संख्याओं को नहीं लेना। कोई भी अगर संख्या आती तो हमेशा आपके पास किसमें आएगा, वो द्विगु समास में। जैसे आपके पास एक है त्रिपाठी, तो पूर्व पद इसमें त्रि और उत्तर पद क्या हो गया, पाठी। तो त्रि जो है आपके पास तीन को, है ना, तीन को दर्शाता है जो कि एक संख्या है। तो पूर्व पद संख्या दर्शा रही है आपके पास। जब इसका विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, तीन वेदों को जानने वाला या तीन वेदों का पाठ करने वाला, उसको क्या कहा जाता है, त्रिपाठी। तो देखिए यहाँ पे पूर्व पद में हमेशा संख्यावाची दिख रहा है, तो ये हमेशा किसका एग्जांपल होगा आपके पास, द्विगु समास का। ऐसे आपके पास अगला है पंचवटी। तो पंचवटी की जब मैं बात करूंगा तो पूर्व पद में आपके पास पंच और उत्तर पद में बच जाता है आपके पास वटी। फिर से पूर्व पद आपके पास क्या है, संख्यावाची। तो जब आप विग्रह करोगे तो बन जाता 5 वटों का स्थान या 5 वटों वाला स्थान। ठीक है, तो ये भी आपके पास किसमें चले जाएगा, द्विगु समास। अगला आपके पास नवरत्न। तो नवरत्न की अगर मैं बात करूं तो इसका आप विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा, 9 रत्नों का समाहार, है ना। पूर्व पद में आपके पास 9 आ गया और फिर उत्तर पद में आ जाएगा रत्न, तो 9 रत्नों का समाहार। तो पूर्व पद फिर से संख्यावाची, इसलिए ये फिर से किसमें चले जाएगा, द्विगु समास। अब ये तीन अलग से यहाँ पे लिखे एक लाइन के नीचे, इसका मतलब क्या लिखे। जैसे सपोज शब्द यहाँ पे दिया त्रिलोचन, तो पूर्व पद क्या है यहाँ पे, पूर्व पद त्रि है, मतलब संख्यावाची है या नहीं है, और उत्तर पद क्या है, लोचन। तो त्रिलोचन, त्रि मतलब संख्यावाची और लोचन आपके पास उत्तर पद। और द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है कि पूर्व पद हमेशा क्या होनी चाहिए, संख्यावाची। क्या होनी चाहिए, संख्यावाची। तो पूर्व पद संख्यावाची तो किसमें जाएगा, द्विगु में जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे, जब आप त्रिलोचन का समास विग्रह करते हो ना, तो त्रि का मतलब होता है तीन और लोचन का मतलब क्या होता है, नयन या आंख, है ना। तो आपको क्या होगा इसका, तीन लोचन वाला। तो आप सभी जानते हो किसकी किसकी तीन आंखें, शिव की। तो यानी तीसरा अर्थ भी आ रहा है किससे, शिव से।
क्लियर है चीजें? अच्छा, एक तो इसमें कौन सा समास हो रहा है आपके पास? बहुब्री। दूसरा, तो जब आपके पास बहुब्री समास भी हो और कौन सा समास, द्विगु समास भी हो, तो उस केस में हमेशा याद रखना कि पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? बहुब्री को। यानी अगर सपोज ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके पास द्विगु समास और दूसरा आपके पास बहुब्री, तब जाके आप किसको आंसर मार्क करोगे? किसको करोगे? बहुब्री को, क्योंकि प्रमुखता या प्रधानता किसको दी जाती है? पहले। क्लियर है चीजें? अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो तब किसको देंगे? द्विगु समास को। क्लियर है चीजें? ठीक। अगले हम बात करते हैं दशानन। तो दशानन का आपके पास समास विग्रह क्या है? 10 आनन का समूह। तो फिर से 10 आपके पास 10 और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना ना, 10 प्लस आनंद, है ना? तो 10 आपके पास क्या है? पूर्व पद, और आनंद आपके पास क्या है? उत्तर पद। तो फिर से आपके पास एक इसमें चले जाएगा द्विगु समास में। लेकिन फिर से वही बात कि जब आप इसका समस्त पद का जब आपका विग्रह करोगे इसका, तो क्या बन रहा है? 10 आनंद का समूह। आनंद का मतलब मुख, सर जो होता है आपके पास। तो किसके थे 10 सिर? रावण के थे। यानी एक और शब्द आ रहा है आपके पास, किसी कोई तीसरा शब्द मिल रहा है आपके पास, तो फिर से ये कहां चला जाएगा? तो अब ये बहुब्री भी हो रहा है और द्विगु भी, तो इसीलिए बहुब्री भी लिखा और ऑब्लिक में क्या लिखा है? द्विगु लिखा है। तो इस केस में जब दोनों समास हो तो उस केस में प्रमुखता दी जाती है हमेशा किसको? क्लियर है चीजें? तीसरा आपके पास षडानन, है ना? तो षडानन का जब विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? 6 आनन का समूह। तो 6 आनन यानी 6 मुखिया। 6 सिर किसके थे आपके पास? कार्तिकेय के, है ना? तो कार्तिकेय के थे, तो एक अलग सा अर्थ आ रहा है कार्तिकेय, आ रहा नहीं आ रहा? ठीक। तो ये भी किस में चले जाएगा? बहुब्री में चला जाएगा। और वैसे भी ये द्विगु में तो जा ही रहा है, तो फिर से वही केस, यानी कि द्विगु में भी आए और बहुब्री में भी आए, तो किसको पहले नंबर पे किसको मान्यता देंगे हम? बहुब्री को। अगर बहुब्री नहीं दिखता तब किसको देंगे? क्लियर है चीजें? द्विगु को। ठीक। चलिए अगला है तीसरा आपके पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है आपके पास? क्या इसकी डेफिनेशन पढ़िए एक बार। पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य, ऑब्लिक उपमान और उपमेय का संबंध, है ना? रविराज के बगल में क्या ना, विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी शब्द की, और विशेषण क्या होता है? सॉरी, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी बताई जाती है, जिस संज्ञा। देखिए विशेषण क्या होता है आपके पास? जिसकी विशेषता बताई हो, जो विशेषता हो आपके पास। ठीक। और विशेषण क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई हो। जैसे शब्द आपके पास कि वह काली गाय, एक वाक्य आपके पास, वह काली, तो इसमें काली जो है वो क्या आपके पास? और गाय जो है वो क्या है? विशेष। और अभी विशेष की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो वो क्या कहलाता है? विशेष है। तो संज्ञा या सर्वनाम, तो गाय क्या है आपके पास? संज्ञा या सर्वनाम? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है चीजें? आगे देखिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखिए उपमान और उपमेय। तो उपमान में कौन सी चीजें हैं? जैसे शब्द आता है आपके पास कमल में, क्या आता है? तो कमल आपके पास किस में आया? उपमान में याद रखना प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति ने बनाई वो हमेशा किस में आती है? उपमान में। और उपमेय में क्या आ जाएगी? जो मनुष्य की जो चीजें, मनुष्य के शरीर में जो है ना, मुंह, हाथ, नाक, कान, बाल, जो सारी चीजें, वो सारी किस में आती है? उपमेय में। जैसे नयन है ना, आंख, आंख मनुष्य की होता है, शरीर का पार्ट है, तो किस में आ जाएगा? ऐसे अगर करके दिन बात करूं कर, तो कर किस में आ जाएगा? कर का मतलब हाथ, वो किस में आ जाएगा? पर्वत की बात करूं तो पर्वत किस में आ जाएगा? नदियों की बात करूंगा। क्लियर है चीजें? उपमान और उपमेय में कोई दिक्कत? विशेषण और विशेषण में कोई दिक्कत? अब याद देखो, अब जैसे सपोज एक शब्द आपके पास चंद्रमुखी, है ना? तो चंद्रमुखी में आपके पास ऋषभ,
उत्तर पद क्या है चंद्रमुखी में? चंद्रमुखी में पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? चंद्र क्या आपके पास पूर्व पद और मुखी क्या है उत्तर पद। चंद्रमुखी का जब आप समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? चंद्र के समान मुख। तो चंद्र यानी चांद, चांद प्रकृति ने बनाया आपने बनाया? प्रकृति ने बनाया तो किसमें? और मुख, मुख किसका होता है? मनुष्य का शरीर है, शरीर का भाग है, तो ये किसमें आ गया? ऐसे अगला आपका घनश्याम, घन के समान जो काला है। घन का एक मतलब होता है बादल और श्याम के भी दो मतलब, एक श्याम कृष्ण को बोला जाता है और दूसरा शब्द है काला साम्राज्य। घन के समान जो है श्याम, तो घन यानी बादल, ये किसने बनाया? उपमान। और श्याम चाहे कृष्ण को ले लो चाहे काले रंग को, तो वो किसका? आदमी का नाम होता है कृष्ण, और काला भी रंग किसका होता है? क्लियर है चीज? अगला अगर मैं बात करूं तीसरा आपके पास कमल नयन, तो इसका क्या बना? कमल के समान है जो नयन। तो कमल क्या है उपमान में, और नयन यानी आंख किसमें आ गया? क्लियर है? अब थोड़ा सा याद रखना, यहाँ देखो। अच्छा एक बात बताओ कि जो घनश्याम है आपके पास, घनश्याम किसका नाम है? कृष्ण का भी क्या नाम है? कृष्ण को भी क्या कहते हैं? घनश्याम। मीरा ने कहा ना घनश्याम, मीरा। अच्छा कमल नयन भी किसका नाम है? कमल नयन भी किसका नाम है? विष्णु का है या नहीं? कहते हैं ना कमल नयन, कमल के समान है जो नयन। अब देखिए यहाँ पे, अब घनश्याम कौन सा? घनश्याम ये उपमान रूप में का संबंध आ रहा है बीच में, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय हो गया। लेकिन साथ साथ में जब मैं बात करता हूँ घन के समान है जो श्याम है काला, वो करो कौन? अर्थात कृष्ण। कमल के समान है जिसके नयन, अर्थात यानी कोई तीसरा पद भी आ रहा है, तो ये किस में चले गया? यानी बहुब्री भी है इसमें, और एक और है इसमें क्या? क्या? कर्मधारय। दोनों समास है। अब इसमें दोनों समास है, तो फिर से वही बात, जब दोनों समास है इसमें तो प्रमुखता किसको दी जाएगी? प्रायिकता पहले नंबर पे दी जाती है बहुब्री को। अगर कभी एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ गई कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन है कि कमल नयन में कौन सा समास है, ऑप्शन ए दे दिया आपके पास अवयवी भाव, ऑप्शन बी दे दिया आपके पास द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दे दिया है बहुब्री, ऑप्शन डी दे दिया है कर्मधारय। किस तरीके से? ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, और ऑप्शन डी दे दिया आपके पास बहुब्री। अगर इस तरीके से कोई आपके पास क्वेश्चन बन गया कि कमल नयन में कौन सा समास, तो अब आप हमेशा किसको आंसर मारेंगे? बहुब्री को। पहली प्रायिकता हमेशा किसको देंगे? बहुब्री। अगर यहाँ पे बहुब्री ऑप्शन में नहीं है और सपोज यहाँ पे दे दिया समास दिगु, आप किसको देंगे? अब आप दिगु को देंगे, सॉरी अब आप किसको देंगे? कर्मधारय। क्लियर है चीजें? हाँ ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास विशेषण और विशेष। ठीक, विशेषण और विशेष समझा चुका हूं मैं क्या होते हैं। जैसे शब्द आपके पास महाकवि है ना, तो पूर्व पद क्या है इसमें? और उत्तर पद। जब इसका विग्रह करोगे आप, तो विग्रह करके शब्द क्या बनेगा आपके पास? महान है जो। अच्छा महान ये क्या है? महान, महान क्या है? किसी की विशेषता बता रहे हो ना, तो महान क्या हो जाएगा? विशेषण। और कवि, कवि क्या है? विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन आप पता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगी। तो कवि कौन सा संज्ञा? हाँ, कवि कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा आपके पास है ना, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगर आपके पास नीलकमल, तो नीलकमल का विच्छेद करोगे तो क्या बनता है? नीला है जो कमल, तो नीला क्या है? विशेषण, और कमल क्या आपके पास? विशेषण। अगला आपके पास महादेव है ना, तो पूर्व पद क्या है इसमें? और उत्तर पद। तो जब इसका विच्छेद करोगे तो क्या बनता है? महान है जो। अच्छा एक बात देखो, महान क्या आ जाएगा? विशेषण, और देव क्या आ जाएगा इसमें? क्लियर है चीज? हाँ ना? देव कौन सी संज्ञा है? देव कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? बताइए। व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक। ठीक, अच्छा एक बात याद रखना, जब आप महादेव कहते हो ना, तो महादेव किसको कहा जाता है? शिव को। यानी जब मैं कहूं कि महादेव की महान है जो देव, अर्थात
शिव, यानी तीसरा शब्द निकल रहा है क्या? शिव। तो इसमें भी कौन सा समास बन रहा है? बहु। यानी कहने का मतलब कि कर्मधारय तो है ही, साथ में एक और समास आ गया, कौन सा? यानी कई समास आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं? समास होते हैं। तो जब भी फिर से वही बात की कर्मधारय और बहुब्रीहि समास हो तो फिर से प्रायिकता किसको दी जाएगी? पहले नंबर पर बहुब्रीहि समास को। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत है आज के लिए, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं फिर हिंदी की एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।